जीडीसीएस एकेडमी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज से हम भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था का सीरीज प्रारंभ करने वाले हैं, जिसमें हम पहला टॉपिक पढ़ेंगे संविधान की प्रस्तावना। संविधान की प्रस्तावना के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। आखिर प्रस्तावना होता क्या है, किसे कहते हैं प्रस्तावना? सिंपल सा परिभाषा लिखा हुआ है। प्रस्तावना क्या होता है? प्रस्तावना देखो, प्रस्तावना संविधान के लिए एक भूमिका है। प्रस्तावना संविधान के लिए एक भूमिका या आमुख की भांति है। प्रीफेस, प्रस्तावना संविधान का प्रीफेस है, आमुख की भांति है, जिसमें संविधान के दर्शन क्या होंगे, संविधान में क्या क्या उद्देश्यों की बात की गई है, एवं संविधान के आदर्श क्या होंगे, एवं शासन प्रणाली का जो स्वरूप है, नेचर ऑफ स्टेट है, वो क्या होगा, एवं संविधान के अपनाए जाने की तिथि का उल्लेख होता है। इसी को कहा जाता है प्रस्तावना। जैसे आपने कोई मूवी देखा होगा, जैसे कोई फिल्म रिलीज होने से पहले उसका ट्रेलर निकाला जाता है। ट्रेलर क्यों निकाला जाता है? ताकि उस मूवी का क्रक्स समझ में आ जाए। ठीक उसी प्रकार प्रस्तावना भी पूरे संविधान का ट्रेलर है। अगर आप प्रस्तावना अच्छे से समझ लेते हैं, एक बार प्रस्तावना आप अच्छे से समझ लेते हैं, तो पूरा संविधान का कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा, है ना। आगे बढ़ते हैं हम। प्रस्तावना सामान्यतः लिखित संविधान में ही पाया जाता है। ये लिखित संविधान की विशेषता है। अलिखित संविधान में प्रस्तावना नहीं पाया जाता। दुनिया के तमाम ऐसे देश हैं जहाँ जहाँ लिखित संविधान है, वहाँ प्रस्तावना पाया जाएगा। जहाँ अलिखित संविधान है, वहाँ प्रस्तावना नहीं पाया जाता। प्रस्तावना जो शब्द है, ये संविधान में स्पष्ट रूप से इसका उल्लेख नहीं है। प्रत्यक्ष रूप से जो प्रस्तावना शब्द का उल्लेख हमारे भारतीय संविधान में नहीं है। इसके लिए उद्देशिका शब्द का प्रयोग किया गया है। संविधान का उद्देशिका, इंग्लिश, जब संविधान लिखा जा रहा था तो संविधान प्रारंभ में इंग्लिश में लिखा गया। जब इंग्लिश में लिखा गया तो इसको लिखा गया प्रियम्बल। ये लिखा है प्रियम्बल लिखा गया। जब प्रियम्बल का हम हिंदी ट्रांसलेट करते हैं तो दो शब्द निकल के आता है। एक निकल के आता है प्रस्तावना और एक शब्द निकल के आता है उद्देशिका। लेकिन हम भारतीय संविधान में जब हम तो हिंदी में ट्रांसलेट किए तो हम उसको उद्देशिका के रूप में लिए, न कि प्रस्तावना के रूप में। इसलिए कहा जा रहा है कि संविधान में प्रत्यक्ष रूप से प्रस्तावना शब्द का कहीं भी उल्लेख नहीं है, उद्देशिका शब्द का उल्लेख है। इसलिए हम समझते हैं कि प्रस्तावना और उद्देशिका शब्द में अंतर क्या है। आखिर क्यों हम इसको उद्देशिका शब्द के रूप में प्रयोग कर रहे हैं संविधान में, और बोलचाल की भाषा में इसको प्रस्तावना क्यों बोला जाता है। तो देखते हैं, जब संविधान सभा का गठन हुआ था ना, तो संविधान सभा में प्रारंभ में 3 बैठक हुआ था। प्रथम बैठक हुआ था 9 दिसंबर 1946 को, दूसरा बैठक हुआ था 11 दिसंबर 1946 को, और तीसरा बैठक हुआ था 13 दिसंबर 1946 को, जिसमें जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया था, है ना, जिसे संविधान सभा ने 22 जनवरी 1947 को स्वीकार कर लिया। इसी प्रस्तावना के रूप में इसे प्रस्तावना के रूप में मान्यता दी गई, यद्यपि इसके संविधान में उद्देशिका शब्द के रूप में प्रयोग किया गया। प्रस्तावना शब्द के रूप में इसे क्यों मान्यता दी गई? क्योंकि संविधान सभा का महत्वपूर्ण सदस्य थे क्या? जवाहरलाल नेहरू। तो जवाहरलाल नेहरू के सम्मान में, क्योंकि उद्देशिका जवाहरलाल नेहरू के द्वारा ही रखा गया था संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव के रूप में, इसलिए उसका नाम के सम्मान के लिए इसे उद्देश्य प्रस्ताव, उद्देशिका इसका शब्द दिया गया, यद्यपि उसको हम प्रस्तावना के नाम से जानते हैं, है ना। आगे बढ़ते हैं। यह है भारत के संविधान का उद्देशिका। देखो यहाँ पर लिखा हुआ है भारत का संविधान का उद्देशिका, यहाँ प्रस्तावना नहीं लिखा हुआ है। यहाँ प्रस्तावना शब्द नहीं लिखा हुआ है, यहाँ लिखा हुआ है भारत के संविधान का उद्देशिका लिखा हुआ है। प्रस्तावना पूरे संविधान में आप ढूंढते ढूंढते शहीद हो जाएंगे, लेकिन प्रस्तावना शब्द नहीं मिलेगा, है ना। जो प्रस्तावना का जो संकल्पना है, ये प्रस्तावना का संकल्पना है या प्रस्तावना के विचार कह सकते हैं। विचार कहाँ से लिया गया है, अर्थात कहाँ से प्रेरित है? तो ये प्रेरित है यूएसए से, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से ये विचार प्रेरित है। लेकिन जो प्रस्तावना की भाषा शैली है,
जो इसके स्टाइल है, जो ये लिखा हुआ है ना, भाषा शैली, जो इसके स्टाइल है, स्ट्रक्चर है, ये लिया गया है कहाँ से? ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। तो आइए हम समझते हैं कि प्रस्तावना में क्या है। देखो प्रस्तावना क्या है, इसको पढ़ते हैं पहले हम। देखो क्या लिखा हुआ है, हम भारत के लोग। पहले हम लिखा कहाँ से प्रारंभ हो रहा है प्रस्तावना? हम भारत के लोग से प्रारंभ हो रहा है। हम भारत के लोग से, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को, यहाँ नागरिक शब्द इंपॉर्टेंट है दोस्तों, यहाँ नागरिक शब्द लिखा गया है, ना कि व्यक्ति शब्द लिखा गया है। क्योंकि इस नागरिक को मैं यहाँ डिफाइन किया हूँ कि नागरिक शब्द क्यों लिखा गया है। जो प्रस्तावना है ना, यह नागरिक के लिए ही एप्लीकेबल है, व्यक्ति के लिए एप्लीकेबल नहीं है। क्योंकि संविधान के प्रस्तावना में जिन उद्देश्यों की बात की गई है वो नागरिकों के लिए है, न कि व्यक्ति के लिए। व्यक्ति में, क्योंकि व्यक्ति शब्द में देशी भी शामिल है और विदेशी दोनों व्यक्ति शामिल हैं, जबकि नागरिक में केवल देशी होते हैं। इसलिए केवल भारत के नागरिकों के लिए है प्रस्तावना, न कि व्यक्ति के लिए, अर्थात ये फॉरेनर्स के लिए नहीं है। हम अपने नागरिकों को क्या देना चाहते हैं? तो 3 प्रकार का न्याय देना चाहते हैं। क्या क्या न्याय? सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय। तो प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय की बात की गई है? 3 प्रकार के न्याय की बात की गई है। एक है सामाजिक न्याय, इसको क्रम से याद रखना। एक सामाजिक न्याय की बात की गई है, दूसरा आर्थिक न्याय की बात की गई है और तीसरा राजनीतिक न्याय की बात की गई है प्रस्तावना में। उसके बाद हम स्वतंत्रता की बात करते हैं। तो प्रस्तावना में 5 प्रकार की स्वतंत्रता की बात की गई है। पहला है विचार की स्वतंत्रता। इसको आगे मैं एक एक टर्म्स को मैं डिफाइन करूंगा, पहले हम समझ रहे हैं प्रस्तावना में कि क्या क्या है ना। तो पहला है विचार की स्वतंत्रता, दूसरा है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, तीसरा है विश्वास की स्वतंत्रता और चौथा है धर्म की स्वतंत्रता और पांचवा है उपासना की स्वतंत्रता। ये 5 प्रकार की स्वतंत्रता का प्रयोग किया गया है। उसके बाद हम समानता की बात करते हैं। तो संविधान में 2 प्रकार की समानता की बात की गई है। एक है प्रतिष्ठा की समानता और दूसरा है अवसर की समानता को प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करने वाली बंधुता को बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 को, इसके हिंदी कैलेंडर में लिखा हुआ है मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतद द्वारा इस संविधान को 3 शब्द याद रखना है, अंगीकृत, अधिनियमित और आत्म अर्पित करते हैं, है ना। इसमें 2 क्वेश्चन निकल के आता है कि भारतीय संविधान के प्रस्तावना में भारत शब्द का कितने बार प्रयोग किया गया है? तो देखो 2 बार प्रयोग किया गया है। एक हम भारत के लोग, यहाँ पर एक भारत शब्द का प्रयोग किया गया है और दूसरा भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। तो प्रस्तावना में भारत शब्द कितने बार आया है? 2 बार आया है ना। उसी प्रकार हम जब कैलेंडर की बात करते हैं प्रस्तावना में, तो दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस विधानसभा में आज तारीख 26 नवंबर ये इंग्लिश कैलेंडर है। जो ग्रेगोरियन कैलेंडर हम यूज करते हैं वो कैलेंडर है 26 नवंबर 1949 को। लेकिन हिंदी कैलेंडर में क्या बोल रहा है? हिंदी कैलेंडर में मिति मार्गशीर्ष के शुक्ल पक्ष के 7वें दिन जब संविधान सभा पारित हुआ, अंगीकृत किया गया, तो क्या था? मार्गशीर्ष का महीना था, शुक्ल पक्ष था और 7वें दिन था। संवत, विक्रमी संवत कौन सा? 2006। अभी 2006 कहाँ से आया? 2006 कहाँ से आया इसको हम समझते हैं। जैसे ग्रेगोरियन कैलेंडर में ना, हम ग्रेगोरियन कैलेंडर में 57 ऐड कर देते हैं, जोड़ देते हैं 57, तो बन जाता है विक्रमी संवत। जैसे 1946 में मैं 57 को मैं जोड़ दूंगा तो ये बन जाएगा हमारा विक्रमी संवत 2006। किसी भी ग्रेगोरियन कैलेंडर के ईयर में ना हम 57 ऐड कर देंगे तो क्या बन जाता है? विक्रमी संवत। जैसे अभी 2023 चल रहा है, अगर मैं 2023 में 57 में जोड़ दूं तो क्या बन जाएगा? वो विक्रमी संवत बन जाएगा, है ना। आगे बढ़ते हैं हम।
आगे क्या है, आगे जो प्रस्तावना है, उद्देश्य क्या है, उसका महत्व क्या है, उसका इम्पोर्टेंस क्या है। प्रस्तावना में जो महत्वपूर्ण शब्दावली की बात की गई है, उन शब्दावली पे हम डिस्कस करेंगे, क्या किस शब्द का यूज किया गया है इसमें। तो देखो, पहला पहला इसका इम्पोर्टेंस है शक्ति का स्रोत। संविधान में शक्ति का स्रोत क्या होगा, संविधान में शक्ति का स्रोत क्या होगा, तो संविधान की प्रस्तावना कहता है हम भारत के लोग। आगे इस टर्म्स को डिफाइन करूंगा कि हम भारत के लोग का मतलब क्या होता है, इसका मीनिंग क्या है। तो पहला जो इसका शब्द क्या है, कि शक्ति के स्रोत क्या होंगे, शक्ति के स्रोत क्या होंगे, तो संविधान की प्रस्तावना कहता है हम भारत के लोग। दूसरा शब्द याद रखना, दूसरा बोलता है कि राज्य, राज्य या सत्ता का स्वरूप क्या होगा, द नेचर ऑफ स्टेट क्या होगा, जो राज्य है ना या जो सत्ता है उसका स्वरूप क्या होगा, उसका नेचर क्या होगा। तो संविधान की प्रस्तावना कहता है जो हमारा राज्य है, हमारा सत्ता है, उसका स्वरूप संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य जैसा होना चाहिए, है ना। जैसे प्रस्तावना कहता है, जैसे मैं राज्य बन जाता हूँ, जैसे मैं प्रधानमंत्री बन गया, तो मैं कैसे अपने राज्य को कैसे बनाना चाहता हूँ, अपने राज्य को कैसे बनाऊंगा। तो संविधान की प्रस्तावना कहता है कि संविधान का जो नेचर है या हमारे जो राज्य का जो नेचर है, राज्य का जो स्वरूप है, कैसा होना चाहिए। तो प्रस्तावना कहता है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य जैसा होना चाहिए। यदि मैं प्रधानमंत्री बन जाता हूँ या राष्ट्रपति बन जाता हूँ या कहूँ मैं राज्य बन जाता हूँ, तो मैं अपने राज्य को कैसे बनाऊंगा, अपने राज्य के स्वरूप को कैसे बनाना चाहूंगा, मैं संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न जैसा राज्य बनाना चाहूंगा, एक समाजवादी राज्य बनाना चाहूंगा, एक पंथ निरपेक्ष राज्य बनाना चाहूंगा, एक लोकतांत्रिक राज्य बनाना चाहूंगा और गणराज्य में बनाना चाहूंगा। इसलिए आपने सुना होगा भारत एक राज्य है। कैसा राज्य है, भारत एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न राज्य है, भारत एक समाजवादी राज्य है, भारत एक पंथ निरपेक्ष राज्य है, भारत एक लोकतांत्रिक राज्य है और भारत एक गणराज्य है। फिर संविधान के उद्देश्य क्या होंगे, संविधान में किन उद्देश्यों की बात की गई है, कि हम संविधान में किन उद्देश्यों को प्राप्त करना चाहते हैं, जो हमारे राज्य के उद्देश्य हैं। जैसे हम राज्य बन जाते हैं, राज्य में जो सरकार क्या है, राज्य है, सरकार जब बन जाता है तो सरकार के उद्देश्य क्या होंगे, उनके लक्ष्य क्या होंगे, किन लक्ष्यों को प्राप्त करना है। तो संविधान की प्रस्तावना कहता है, देखो देखो मोदी जी या भूपेश बघेल, देखो अपने नागरिक को आपको 3 प्रकार के न्याय उपलब्ध कराना है। एक, अपने नागरिक को आप क्या देंगे, सामाजिक न्याय देंगे। दूसरा, आर्थिक न्याय की बात करेंगे और तीसरा, आप राजनैतिक न्याय की बात करेंगे। अपने नागरिकों को आपको 3 प्रकार के न्याय देना है। प्रस्तावना में 3 प्रकार के न्याय की बात की गई है, एक सामाजिक, दूसरा आर्थिक और तीसरा राजनैतिक न्याय की बात की गई है। फिर 5 प्रकार के अपने नागरिकों को स्वतंत्रता देना है। पहला क्या, विचार की स्वतंत्रता देना है, विचार के बाद अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता देना है, फिर विश्वास की स्वतंत्रता देना है, फिर धर्म की स्वतंत्रता देना है, फिर उपासना की स्वतंत्रता देना है ना। और 2 प्रकार की समानता सुनिश्चित करना, क्या क्या, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता। और प्रत्येक व्यक्ति की अपनी एक गरिमा है, उस व्यक्ति की गरिमा को बनाए रखना है। राष्ट्र की एकता और अखंडता को बनाए रखना है, राष्ट्र की एकता और अखंडता को बनाए रखना है और बंधुता को बढ़ाना है। जो राष्ट्र की बंधुता है, फ्रेटर्निटी, उसको बढ़ाना है ना। फिर संविधान में अगला जो बात लिखी गई है, संविधान की स्वीकृति का तिथि का वर्णन है प्रस्तावना में, कि संविधान को स्वीकृत कब किया गया। तो संविधान का प्रस्तावना कहता है हम भारत के लोग अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख क्या, 26 नवंबर 1949 को 3 चीजें कहती है प्रस्तावना। पहला, अंगीकृत करते हैं, अंगीकृत करना मतलब स्वीकार करते हैं, हम भारत के लोग
अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत करते हैं, अर्थात स्वीकार करते हैं। स्वीकार क्यों करते हैं? ताकि हम इसे अधिनियमित हो सके। अधिनियमित मतलब होता है अनुशासित हो सके, इसे हम क्या हो सके? अनुशासित हो सके। और अनुशासित क्यों होना चाहते हैं हम? क्योंकि हमने इस संविधान में आत्मर्पित कर दिए हैं, अर्थात हम अपनी आत्मा को, हम भारत के लोग अपनी आत्मा को इस संविधान में क्या कर दिए हैं? अर्पित कर दिए हैं। और आपने देखा होगा किसी में हम अपने आत्मा को अर्पित करते हैं ना, तो वो पवित्र बन जाता है। इसलिए संविधान एक पवित्र दस्तावेज है। आप मंदिर जाते हैं, आप मंदिर क्यों जाते हैं? अपने आत्मा को अर्पित करने आप मंदिर जाते हैं, है ना। हम सभी जब हम मंदिर जाते हैं ना, तब मंदिर में हम अपने आत्मा को अर्पित करते हैं। इसलिए मंदिर हमारे लिए क्या है? पवित्र है। यदि कोई व्यक्ति उस मंदिर पर चोट पहुंचाता है तो इनडायरेक्टली मेरे आत्मा पर चोट पहुंचा रहा है। ठीक उसी प्रकार संविधान भी एक पवित्र दस्तावेज है। यदि संविधान पर कोई चोट पहुंचाता है तो इनडायरेक्टली मेरे आत्मा पे वो चोट कर रहा है ना। संविधान से जिन जिन संस्थाओं को संवैधानिक संस्थाओं को शक्ति मिलती है, वो सारी की सारी संस्थाएं पवित्र है। इसलिए आपने सुना होगा कि संसद को लोकतंत्र का मंदिर कहा जाता है ना। फिर अगला इसका महत्व है, इंपॉर्टेंस है प्रस्तावना का। प्रस्तावना संविधान का मार्गदर्शक है। संविधान का मार्गदर्शक होना, प्रस्तावना संविधान का मार्गदर्शक है। क्यों? आपने सुना होगा कि संविधान के कोई पहलू अस्पष्ट है तो उसका व्याख्या करता है सुप्रीम कोर्ट, है ना। संविधान का कोई पहलू या कोई अनुच्छेद अस्पष्ट है तो उसका व्याख्या कौन करता है? सुप्रीम कोर्ट। तो उसका व्याख्या कैसे करता है? प्रस्तावना को रेफरेंस बनाकर सुप्रीम कोर्ट संविधान का व्याख्या करता है। इसलिए प्रस्तावना को संविधान का मार्गदर्शक कहा गया है ना। आगे हम समझते हैं कि आगे इसकी क्या है। आगे है, हम एक एक टर्म्स को अब समझेंगे कि आखिर क्या होता है हम भारत के लोग के मतलब, है ना। तो देखो, शक्ति के स्रोत, पहले मैं बताया था कि शक्ति के स्रोत क्या है। तो संविधान की प्रस्तावना कहता है हम भारत के लोग। बताओ संविधान को शक्ति कहाँ से मिलता है? तो संविधान की प्रस्तावना कहता है हम भारत के लोग से। हम भारत के लोग, अर्थात हम भारत के लोग का मतलब होता है भारत की जनता। हम भारत के लोग का मतलब क्या होता है? भारत की जनता, अर्थात लोक प्रभुता। ये लोक प्रभुता आया कहाँ से? ये रूसो का विचार है, रूसो के विचार से प्रभावित है। ये लोक प्रभुता जो शब्द है ये रूसो के विचार से प्रभावित है। रूसो एक वेस्टर्न फिलोसफर है, उसने विचार दिया था लोक प्रभुता का, अर्थात ईश्वर की वाणी ही जनता की वाणी है। मैं शब्दों में कहा था रूसो ने। इसलिए भारत की जनता, हम भारत के लोक में लोक प्रभुता शब्द छिपा हुआ है। इसको और डेप्थ में समझते हैं। हम भारत के लोग, शक्ति का स्रोत हम भारत के लोग हैं। क्यों हम भारत के लोग शक्ति के स्रोत हैं? तो देखो, जनता अपनी शक्ति को अपने प्रतिनिधियों में क्या कर देती है? हस्तांतरित कर देती है, ट्रांसफर कर देती है। जैसे हम जनता हैं, हम नागरिक हैं। हम नागरिक अपने शक्ति को किस में ट्रांसफर करते हैं? अपने प्रतिनिधियों में। हमारे प्रतिनिधि क्या हैं? हमारे प्रतिनिधि या तो विधायक हैं या सांसद। सांसद को हम चुनते हैं, विधायक को हम चुनते हैं क्यों हैं? ताकि हम अपने शक्ति को, जनता की शक्ति को उसमें हस्तांतरित कर सकें, ट्रांसफर कर सकें। और वे प्रतिनिधि जनता की ओर से सदन में जाकर, संसद में या विधानसभा में जाकर कानून के निर्माण में भाग लेते हैं। अर्थात हम अप्रत्यक्ष रूप से, हम भारत के लोग अप्रत्यक्ष रूप से कानून के निर्माण में भाग लेते हैं। अब संसद बहुत छोटा है, भारत के सभी नागरिक वहां उपस्थित नहीं हो सकते। इसलिए हम अपने प्रतिनिधि को चुनते हैं, हम अपने शक्ति को अपने प्रतिनिधियों में हस्तांतरित करते हैं ताकि वे प्रतिनिधि हमारे शक्ति का प्रयोग संसद में जाकर प्रतिनिधि के रूप में कानून के निर्माण में भाग ले सके, है ना। इसलिए हम भारत के लोग, ये जो वाक्य है
यह लोकतंत्र की मजबूती को इंगित करता है। यह लोकतंत्र की मजबूती का सूचक है। क्या? हम भारत के लोग। अब देखो इसको ऐसे समझो, जैसे बीच में है जनता, बीच में जनता, इसके चारों तरफ व्यवस्था मूव करता है, इसके चारों तरफ व्यवस्था मूव करता है, चक्कर लगाता है। अर्थात ये जो जनता है ना, ये साध्य है, और जो व्यवस्था है, ये व्यवस्था मतलब जो सिस्टम है, ये क्या है? साधन है। जो साध्य मतलब उद्देश्य को प्राप्त करना, लक्ष्य को प्राप्त करना। जो व्यवस्था है, सरकार है, वो जनता के उद्देश्यों को पूरा करना है ना, जनता के उद्देश्यों को पूरा करना है। इसलिए नीति एवं जो भी नीति बनाए जाते हैं, जो भी कानून बनाए जाते हैं, जो भी रूल्स रेगुलेशन प्रोटोकॉल बनाए जाते हैं, नीति एवं व्यवस्था का मूल्यांकन जन कल्याण की दृष्टि से होना चाहिए। यदि व्यवस्था जनहित के प्रतिकूल काम करती है तो जनता को पूरा अधिकार है व्यवस्था को बदल देने का या व्यवस्था का विरोध करने का। यदि जो व्यवस्था है जनता के विरुद्ध कार्य कर रहे हैं तो जनता को पूरा अधिकार है क्या करने का? विरोध करने का। इसलिए हम भारत के लोग वाक्य से जन आंदोलन भी क्या होती है? इंगित होता है। हम भारत के लोग वाक्य से जन आंदोलन, आज हम आंदोलन सुने होंगे, धरना प्रदर्शन सुने होंगे, यह हम भारत के लोग वाक्य से ही इंगित होता है ना। भारत की सर्वोच्च सत्ता जनता में ही निहित है। भारत जो सर्वोच्च सत्ता है वो जनता में ही निहित है। भारतीय संविधान जनता की इच्छा का ही परिणाम है ना। जैसे सबसे भारत का सुप्रीम लॉ, सबसे बड़ा कानून क्या है? संविधान है। सुप्रीम लॉ, सबसे बड़ा कानून, सबसे बड़ा विधि भारत का संविधान है। भारत के नीचे ही सुप्रीम कोर्ट है, भारत के नीचे ही हाई कोर्ट है, भारत के नीचे ही संविधान के नीचे ही सुप्रीम कोर्ट है, संविधान के नीचे ही हाई कोर्ट है, संविधान के नीचे आपके प्रधानमंत्री कार्य करते हैं, संविधान के नीचे आपके प्रधानमंत्री कार्य करते हैं, संविधान के नीचे आपके राष्ट्रपति कार्य करते हैं, है ना। लेकिन इस संविधान को शक्ति कहाँ से मिल रहा है? तो संविधान को शक्ति मिल रहा है हम भारत के लोग से, अर्थात भारत की जनता से, अर्थात लोक प्रभुता से। क्लियर? इसलिए एक बार मेंस में क्वेश्चन पूछा गया था, इतना बेहतरीन क्वेश्चन पूछा गया था मेंस में कि भारतीय संविधान में हम भारत के लोग वाक्य लोकतंत्र की मजबूती को इंगित करता है, स्पष्ट कीजिए। तो आप लिख लेंगे, जो हम भारत के लोग जो वाक्य है एक लोकतंत्र की मजबूती को क्या करता है? इंगित करता है, स्पष्ट कीजिए या टिप्पणी कीजिए। तो इन सारे पॉइंट्स को वहां स्पष्ट करना है कि क्या क्या है ना। अब आगे हम बढ़ते हैं, आगे देखो, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बताने जा रहा हूं मैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हम भारत के लोग वाक्य से और क्या क्या इंगित होता है उसको हम समझने वाले हैं। तो देखो, अमेरिकी संविधान में लिखा हुआ है हम संयुक्त राज्य अमेरिका के लोग। जब आप अमेरिका के संविधान पढ़ते हैं तो अमेरिका के संविधान के प्रस्तावना में लिखा हुआ है हम संयुक्त राज्य अमेरिका के लोग। देखो, संयुक्त राज्य अमेरिका मतलब राज्य की भी बात की गई है और अमेरिका की भी बात की गई। अमेरिका मतलब केंद्र और राज्य मतलब वहाँ के प्रांत, मतलब राज्य के लोग भी और अमेरिका के लोग भी, अर्थात राज्य की भी नागरिकता, और अमेरिका मतलब केंद्र की भी नागरिकता, अर्थात दोहरी नागरिकता। इसलिए अमेरिका में दोहरी नागरिकता है क्योंकि वहाँ लिखा हुआ है हम संयुक्त राज्य अमेरिका के लोग, तो वहाँ दोहरी नागरिकता है। और हमारे भारतीय संविधान में क्या लिखा हुआ है? हमारे भारतीय संविधान में लिखा हुआ है, देखो, हमारे भारतीय संविधान में लिखा हुआ है हम भारत के लोग। हमारे भारतीय संविधान में लिखा हुआ है हम भारत के लोग, अर्थात केंद्र की बात की गई, केंद्र की नागरिकता, अर्थात हमारे यहाँ क्या है? एकल नागरिकता है। अतः हम भारत के लोग वाक्य एकल नागरिकता के प्रावधान को भी क्या करता है? इंगित करता है। आपने सुना होगा कि भारत में सिंगल सिटीजनशिप है, एकल नागरिकता है। क्या संविधान में स्पष्ट रूप से, प्रत्यक्ष रूप से
कोई आर्टिकल में लिखा हुआ है, कोई अनुच्छेद में लिखा हुआ है कि हमारे यहाँ एकल नागरिकता है? तो नहीं दोस्तों, ऐसा कोई आर्टिकल नहीं है। आप ढूंढते ढूंढते शहीद हो जाएंगे, लेकिन ऐसा कोई आर्टिकल नहीं मिलेगा कि वहाँ एकल नागरिकता लिखा हो प्रत्यक्ष रूप से। तो कैसे पता चलता है? ये अस्पष्ट रूप से पता चलता है हम पढ़ने से। जब हम किसी अनुच्छेद को पढ़ते हैं ना, तो कंक्लूजन से पता चलता है। एक अनुच्छेद आर्टिकल 9 आप पढ़ेंगे ना, आर्टिकल 9, तो वहां से आपको पता चलेगा कि भारत में एकल नागरिकता है। एक रेफरेंस यहाँ से पता चलता है आर्टिकल 9 से। दूसरा रेफरेंस पता चलता है हम भारत के लोग से। हम भारत के लोग से ही पता चलता है कि हमारे यहाँ क्या है, एकल नागरिकता है। तो हम भारत के लोग एकल नागरिकता का जो प्रावधान है, सिंगल सिटीजनशिप, भी क्या करता है, इंगित करता है ना। क्लियर? ठीक है। उसके बाद हम समझते हैं उसके बाद हम सत्ता का स्वरूप, जो राज्य का नेचर है, नेचर ऑफ स्टेट को हम समझते हैं कि हमारा जो राज्य का स्वरूप है, राज्य का स्वरूप कैसा होना चाहिए। तो संविधान का प्रस्तावना कहता है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न जैसा होना चाहिए। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न जैसा होना चाहिए। तो देखो, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का मतलब क्या होता है? संपूर्ण भारत एक संप्रभु राज्य है। भारत पास अपने क्या है, संप्रभुता है ना। हम कैसे राज्य हैं? भारत एक कैसा राज्य है? संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न राज्य है। दोस्तों, मैं भारत को राज्य के रूप में डिफाइन कर रहा हूं ना, आपको मिस्टेक नहीं होना है। भारत एक राज्य है। कैसा राज्य है? संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न राज्य है। पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट से हम राज्य कह रहे हैं। राजनीतिक अवधारणा से हम भारत को क्या कह रहे हैं, राज्य कह रहे हैं, है ना। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का मतलब होता है सर्वोच्च सत्ता, अर्थात किसी के नियंत्रण में ना होना। कैसे नियंत्रण में नहीं होना? अर्थात इसका अर्थ है भारत अपने आंतरिक एवं बाह्य मामलों में बिना किसी दबाव एवं प्रतिबद्धता से स्वतंत्र है। स्वतंत्र रूप से निर्णय लेने के लिए क्या है, स्वतंत्र है। अर्थात भारत अपने आंतरिक मामलों में, जब भारत अपने आंतरिक मामलों में कोई नीति का निर्माण करता है, आंतरिक मामलों में कोई नीति का निर्माण करता है, जैसे सामाजिक को लेकर, आर्थिक मुद्दे को लेकर कोई नीति का निर्माण करता है, कोई कानून का निर्माण करता है, तो अन्य देश भारत पर दबाव नहीं डाल सकता कि आप ऐसा कानून का निर्माण करो। क्यों? क्योंकि हम एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न राज्य है ना। हमारे पास एक संप्रभुता है, सर्वोच्च सत्ता है। हम किसी के नियंत्रण में नहीं है। कोई भी देश हम पर दबाव नहीं डाल सकता कि आप ऐसा कानून का निर्माण करो। हम अपने आंतरिक मामलों में भी स्वतंत्र हैं डिसीजन लेने के लिए, और अपने बाह्य मामलों में भी डिसीजन लेने के लिए क्या है, हम स्वतंत्र हैं। बाह्य मामलों में क्या, किसी से संधि करना हो, शांति की घोषणा करना हो, युद्ध की घोषणा करना हो, हम स्वतंत्र हैं बाह्य मामलों में डिसीजन लेने के लिए। और जो संप्रभुता है ना, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, यह राज्य के एक अनिवार्य तत्व है। जब मैं राज्य का कॉन्सेप्ट बताता हूं, तो राज्य 4 तत्वों से मिलकर बनता है स्टेट। संप्रभुता, जनसंख्या, भूभाग और सरकार। तो राज्य के एक महत्वपूर्ण तत्व क्या होता है, संप्रभुता होता है ना। लेकिन इस पे कुछ विपक्षी लोग इस पे आरोप लगाते हैं। कैसे आरोप लगाते हैं? वो कहते हैं कि भारत की संप्रभुता एक भ्रम है। कुछ लोग कहते हैं कि भारत की संप्रभुता एक क्या है, भ्रम है। भारत के पास तो संप्रभुता है ही नहीं। कैसे? तो वो अपना तर्क देते हैं। वो तर्क देते हैं कि अनेक बार आपने देखा होगा, भारत राष्ट्रमंडल का सदस्य है। भारत वर्ल्ड बैंक से उधार लेता है। भारत पर WTO का दबाव बना रहता है, ऐसा तर्क देते हैं। तो कहाँ हम संप्रभु हुए? एक तरफ संविधान कहता है कि हम संप्रभु राज्य हैं, लेकिन दूसरी तरफ हम राष्ट्रमंडल के सदस्य हैं। हम संयुक्त राष्ट्र संघ के क्या है, सदस्य हैं, और उसका प्रभाव भारत पर दिखता है। WTO का प्रभाव भारत पर दिखता है। वर्ल्ड बैंक से हम उधार लेते हैं, IMF से हम उधार लेते हैं, तो उसका प्रभाव भारत पर दिखता है। तो हम कैसे संप्रभु राज्य हुए? तो दोस्तों याद रखना, भारत में आजाद होने के बावजूद भी वर्तमान तक स्वयं राष्ट्रमंडल का सदस्य बने रहने का निर्णय, यह भारत का अपना स्वतंत्र निर्णय है। मतलब भारत राष्ट्रमंडल का सदस्य है तो अपने इच्छा से है। भारत जब चाहे तब राष्ट्रमंडल से अपनी सदस्यता छोड़ सकता है।
हम संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य हैं तो अपने इच्छा से हैं, हम जब चाहें तब संयुक्त राष्ट्र से अपना सदस्यता छोड़ सकते हैं। भारत जब उसके बात को मानता है तो अपने इच्छा से मानता है, और भारत अनेक बार संयुक्त राष्ट्र संघ और राष्ट्रमंडल के सुझाव को मानने से इनकार भी कर दिया है। इसलिए हम कह सकते हैं कि भारत एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न राज्य है ना, एक संप्रभु राज्य होने के नाते भारत किसी विदेशी सीमा का अधिग्रहण भी कर सकता है, किसी विदेशी सीमा का अधिग्रहण भी कर सकता है, अथवा किसी अन्य देश के पक्ष में अपनी सीमा को भी क्या कर सकता है, दावा, अब किसी भाग से दावा छोड़ भी सकता है ना। दोस्तों एक और मैं रेफरेंस दे रहा हूँ, यहाँ पास देखो, एक और रेफरेंस। जब भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 आया था ना, यहाँ तक कि देखो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 आया था, तो उस अधिनियम में इस बात का प्रावधान था कि राष्ट्रमंडल का सदस्य होना या ना होना स्वतंत्र भारत सरकार का निर्णय है। मतलब भारत स्वतंत्र रूप से निर्णय ले सकता है कि वो राष्ट्रमंडल का सदस्य होगा कि नहीं होगा, है ना। इसलिए हम कह सकते हैं दोस्तों कि भारत एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न राज्य है। संवैधानिक दृष्टि से भी और व्यवहारिक दृष्टि से भी हम एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न राज्य है ना। अब आगे हम बढ़ते हैं, आगे हम बात करते हैं समाजवादी। आखिर समाजवादी होता क्या है, किसे कहते हैं समाजवादी? तो सत्ता का स्वरूप कैसा होना चाहिए, हमारा जो राज्य का नेचर ऑफ स्टेट कैसे होना चाहिए? तो संविधान का प्रस्तावना कहता है समाजवादी जैसा होना चाहिए। आखिर समाजवादी होता क्या है? तो समाजवादी एक विचारधारा है। समाजवादी क्या है? विचारधारा है। जैसे मैं एक समाजवादी विचारधारा का व्यक्ति हूँ तो मेरे अंदर कुछ महत्वपूर्ण तत्व होना चाहिए। ये तत्व है दोस्तों, है ना। जैसे मैं अपने आप को कहता हूँ कि मैं एक बहुत बड़ा समाजवादी विचारधारा का व्यक्ति हूँ, तो मेरे अंदर कुछ तत्व होंगे। क्या क्या तत्व होंगे? मेरे विचार कैसे होंगे? मैं क्या चाहूँगा? मैं संपत्ति का समाजीकरण चाहूँगा। जितने भी संपत्ति हैं, जितने भी रिसोर्सेस हैं, उसका मैं क्या चाहूँगा? सोशलाइजेशन चाहूँगा, सामाजिकरण चाहूँगा। मैं सामाजिकरण का समर्थन करूँगा। मैं समानता का महत्व दूंगा। समानता का महत्व देना, यदि मैं समाजवादी व्यक्ति हूँ, मैं समानता को महत्व दूंगा। जो यहाँ वंचित वर्ग हैं या मजदूर वर्ग हैं, वंचित वर्ग और मजदूर वर्ग का मैं क्या चाहूँगा? कल्याण चाहूँगा। मैं वेलफेयर की बात करूँगा। जो शोषित वर्ग है, यहाँ जो वंचित वर्ग है, उसके कल्याण की मैं बात करूँगा और शोषण की समाप्ति की मैं बात करूँगा। समाज को मैं व्यक्ति पर वरीयता दूंगा। जो समाज है वो प्रत्येक व्यक्ति पर मैं उसको वरीयता दूंगा, है ना। ये क्या है? समाजवादी के तत्व है। अगर मैं समाजवादी की विचारधारा है, उसकी ये महत्वपूर्ण तत्व है। अगर मैं समाजवादी अपने आप को मैं दावा करता हूँ कि मैं एक समाजवादी विचारधारा का व्यक्ति हूँ, तो मेरे अंदर ये तत्व पाए जाएंगे। लेकिन समाजवाद दो प्रकार के होता है। अब दोनों समाजवाद मैं आगे बताऊंगा कि समाजवाद कितने प्रकार का होता है। जो समाजवाद है दो प्रकार के होता है, और दोनों ही इन मूल्यों को, इन तत्वों को प्राप्त करना चाहते हैं। दोनों का उद्देश्य क्या है? इन तत्वों को प्राप्त करना, है ना। लेकिन दोनों के साधन अलग अलग हैं। दोनों के जो सोर्स हैं, साधन हैं, वो अलग अलग हैं। कैसे अलग अलग हैं? तो देखते हैं कैसे अलग अलग हैं। तो देखो, समाजवाद के दो रूप हैं। समाजवाद के कितने रूप हैं? दो रूप। एक होता है मार्क्सवाद, आपने सुना होगा, कार्ल मार्क्स। मार्क्सवादी समाजवाद, या इसी को बोला जाता है कम्युनलिज्म, साम्यवाद, कम्युनिज्म, साम्यवाद, है ना। साम्यवाद भी उसी मूल्य को प्राप्त करना चाहता है। साम्यवाद या मार्क्सवाद भी चाहता है कि संपत्ति का समाजीकरण हो, है ना, शोषण की समाप्ति हो। कार्ल मार्क्स भी चाहता है, लेकिन इसका साधन अलग है।
इसका साधन क्या है? ये वर्ग संघर्ष की बात करते हैं। वर्ग संघर्ष, वर्ग संघर्ष मतलब अमीर गरीब के बीच संघर्ष। इसके पास ज्यादा धन है तो मार दो उसको। अमीर गरीब के बीच संघर्ष, है ना? ये वर्ग संघर्ष की बात करता है। ये क्रांति की बात करता है, हथियार उठाओ मार दो, गोली मार दो सीधा। ये वायलेंस की बात करता है, हिंसा की बात करता है। ये वर्ग संघर्ष से क्रांति लाकर और हिंसा के माध्यम से समाजवाद के मूल्य को प्राप्त करना चाहता है ना? और एक दूसरा होता है लोकतांत्रिक समाजवाद। लोकतांत्रिक समाजवाद भी समाजवादी के मूल्यों को, समाजवाद के तत्वों को प्राप्त करना चाहते हैं, लेकिन इसके साधन क्या है? ये चुनाव के माध्यम से। हम चुनाव कराएंगे भाई, हम चुनाव कराएंगे, हम चुनाव करके अपने प्रतिनिधि को भेजेंगे। अब उसके माध्यम से रिसोर्सेज का क्या होगा? जो संसाधन उसका बंटवारा होगा, उसका हम समाजीकरण करेंगे। संसद में चुनाव होगा, है ना? हम सामाजिक आर्थिक नियोजन की बात करते हैं, हम वेलफेयर प्रोग्राम चलाएंगे, संपत्ति का सामाजिकरण करेंगे, है ना? संपत्ति का सामाजिकरण करेंगे, वंचित वर्ग का कल्याण करेंगे, मजदूर वर्ग का कल्याण करेंगे। तो हम चुनाव से जाएंगे, संसद में कानून बनाएंगे, नीतियों का निर्माण करेंगे और कुछ प्रोग्राम चलाएंगे ताकि शोषित वर्ग है, वंचित वर्ग है, उसका कल्याण किया जा सके। हम इस तरह से इन साधनों के माध्यम से हम समाजवाद के मूल्यों को प्राप्त करना चाहते हैं। यह लोकतांत्रिक समाजवाद है। भारत में मार्क्सवाद या साम्यवाद समाजवाद नहीं पाया जाता है। भारत में लोकतांत्रिक समाजवाद पाया जाता है, लेकिन पूरी तरह से लोकतांत्रिक समाजवाद नहीं है। लोकतांत्रिक समाजवाद के करीब है। स्पष्ट रूप से हम लोकतांत्रिक समाजवाद, भारत एक लोकतांत्रिक समाजवाद है, ये नहीं कह सकते। ये लोकतांत्रिक समाजवाद के क्या है? नजदीक है। देखो आगे हम समझते हैं कि भारत का समाजवाद कैसा समाजवाद है। भारत का समाजवाद कैसा समाजवाद है, आगे हम समझते हैं। देखो भारत का समाजवाद कैसे समाजवाद है। अभी मैं बताया कि समाजवाद के दो रूप होते हैं। दोनों ही समाजवाद के मूल्यों को प्राप्त करना चाहते हैं, किंतु दोनों के साधन क्या है? अलग अलग है। भारत में समाजवाद का अर्थ मार्क्सवाद या साम्यवाद नहीं है। भारत में हम मार्क्सवादी समाजवाद नहीं पाया जाता, हम साम्यवादी विचारधारा का समाजवाद नहीं है। भारतीय समाजवाद भारतीय समाजवाद है, ये लोकतांत्रिक समाजवाद के निकट है, फिर भी इसका स्वरूप विशिष्ट है। ये शब्दों का याद रखना है कि भारत का समाजवाद कैसा है? विशिष्ट है, एक विशिष्ट स्वरूप का समाजवाद है, सबसे अलग। लोकतांत्रिक और मार्क्सवाद के बीच का रूप विशिष्ट स्वरूप है। अगर ऑप्शन में आपसे पूछा जाता है कि भारत का समाजवाद लोकतांत्रिक समाजवाद है, अगर स्टेटमेंट में आता है तो सही है, लेकिन चार में से एक ऑप्शन चुनना हो कि भारत का समाजवाद कैसा समाजवाद है, ऑप्शन में लोकतांत्रिक समाजवाद भी है, मार्क्सवाद समाजवाद भी है और विशिष्ट स्वरूप का समाजवाद है, तो हमको आंसर लेना है विशिष्ट स्वरूप का समाजवाद, है ना? फिर इसमें सुप्रीम कोर्ट में एक केस हुआ था भारत के समाजवाद को लेकर, टीएस नकारा केस। ये जजमेंट इंपॉर्टेंट है। टीएस नकारा केस 1982 में सर्वोच्च न्यायालय ने भारतीय समाजवाद को परिभाषित किया कि भारत का समाजवाद कैसा है। तो सुप्रीम कोर्ट व्याख्या करता है भारत के समाजवाद को। कैसे व्याख्या करता है? कि पालने से लेकर कब्र तक, अर्थात जन्म, पालने मतलब आपने सुना होगा, पालना मतलब क्या होता है ना? तो पालने से लेकर कब्र तक प्रत्येक व्यक्ति की सुरक्षा प्रदान करना, मतलब भारत जो हमारा जो राज्य है वो पालने से लेकर कब्र तक प्रत्येक व्यक्ति को सुरक्षा प्रदान करेगा। यही क्या है? समाजवाद है। ये सुप्रीम कोर्ट परिभाषित कर रहा है। कौन से केस में? टीएस नकारा केस 1982 में सुप्रीम कोर्ट इसको परिभाषित कर रहा है कि भारत का समाजवाद कैसा है। तो पालने से लेकर कब्र तक प्रत्येक व्यक्ति को सुरक्षा की गारंटी देना है, आय की असमानता को कम करना है। आय की असमानता है, अमीर और गरीब के बीच जो खाई है उसको दूर करना है। कैसे दूर करना है? तो गरीब व्यक्ति से कम टैक्स लो, अमीर व्यक्ति से ज्यादा टैक्स लो, ताकि दोनों के जो बीच का आय है, आय की जो खाई है, बीच का जो गैप है, उसको कम किया जा सके। यह समाजवाद है। आय की असमानता को क्या करना? कम करना। जो मजदूर एवं वंचित वर्ग हैं, जो शोषित वर्ग है, उसका कल्याण करना है हमको।
कल्याण करने के लिए क्या करना है हमको? वेलफेयर प्रोग्राम चलाना है, कल्याणकारी योजनाओं का निर्माण करना है अपने राज्य में। शोषण की हमको समाप्त करना है, शोषण को क्या करना है? समाप्त करना है। जीवन स्तर की जो असमानता है उसको दूर करना है। ये चीज हमेशा याद रखना। करंट में मुद्दा उठा रहा हूं यहाँ पर। आपने सुना होगा अभी का जो सिचुएशन है, बड़े पैमाने पे प्राइवेटाइजेशन किया जा रहा है, निजीकरण किया जा रहा है ना। आपने देखा होगा मोदी जी निजीकरण को बढ़ावा दे रहे हैं। तो कुछ लोग कहते हैं कि भारत के संविधान में तो समाजवाद की बात की गई है, लेकिन जो व्यवहारिक में जो सरकार है, व्यवहार में जो सरकार है, वो निजीकरण को प्रमोट करता है। ये तो संविधान का उल्लंघन है। तो नहीं दोस्तों, तो मैं क्लियर करना चाहता हूं, जो निजीकरण है ना, जो निजीकरण है, प्राइवेटाइजेशन है, निजीकरण या सामाजिकरण के विचार इसके केंद्र में नहीं है, समाजवाद के केंद्र में नहीं पाया जाता निजीकरण। जो प्राइवेटाइजेशन है या जो सामाजिकरण है का जो विचार है, प्राइवेटाइजेशन के जो थॉट्स है, ये समाजवाद के केंद्र में नहीं पाया जाता हमारे यहाँ, इसके केंद्र में नहीं है। सरकार की जो नीतियां हैं, सरकार जो रूल्स बनाता है, जो प्रोटोकॉल बनाता है, वो मजदूर एवं वंचित वर्गों के पक्ष में हो, है ना। जो भी हम नीतियों का निर्माण करते हैं, जो भी हम वेलफेयर प्रोग्राम को जो पॉलिसी बनाते हैं, ये मजदूर वर्ग की या वंचित वर्ग के पक्ष में हो। लेकिन भारतीय समाजवाद निजी संपत्ति का अस्तित्व का विरोध नहीं करता। बेशक हम निजीकरण कर रहे हैं, प्राइवेटाइजेशन कर रहे हैं, रेलवे हो चाहे कोई भी पीएसयू कंपनी है, प्राइवेट सेक्टर अंडरटेकिंग है, उसको हम प्राइवेट तो कर रहे हैं, लेकिन वहां से जो हमको डिसइन्वेस्टमेंट जब हम कर रहे हैं, तो वहां से जो भी हमको इनकम जनरेट हो रहा है उसको हम वेलफेयर प्रोग्राम में इन्वेस्ट कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? ताकि वंचित वर्ग या मजदूर वर्ग का क्या हो सके? कल्याण हो सके, है ना। इसलिए जो निजीकरण का जो विचार है, ये भारतीय समाजवाद के केंद्र में नहीं पाया जाता, है ना। आगे बढ़ते हैं। आगे समाजवाद के संदर्भ में संवैधानिक दृष्टिकोण। भारतीय संविधान में की प्रस्तावना में समाजवाद की बात तो की गई है। क्या संवैधानिक दृष्टिकोण इसका क्या है? मतलब संविधान के कहां कहां किस किस अनुच्छेद में समाजवाद झलकता है ना। तो देखो, आपको पता होगा कि 42वें संविधान संशोधन 1976 के पूर्व, 42वें संविधान संशोधन 1976 के पूर्व प्रस्तावना में समाजवादी शब्द नहीं जोड़ा गया था। 42वें संविधान संशोधन 1976 में, 42वें संविधान संशोधन 1976 में समाजवाद शब्द को प्रस्तावना में जोड़ा गया। इससे पहले प्रस्तावना में समाजवाद शब्द नहीं था। आखिर क्या जरूरत आन पड़ी, ऐसी क्या जरूरत आन पड़ी कि 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा प्रस्तावना में समाजवाद शब्द को जोड़ा जा रहा है? क्यों? क्योंकि संविधान के कि पहले जब संविधान का निर्माण हो रहा था, तो प्रस्तावना में समाजवाद शब्द नहीं जोड़ा गया था। क्यों नहीं जोड़ा गया था? ऑलरेडी संविधान के नीति निर्देशक तत्व में समाजवादी मूल्य प्रतिबिंबित होते हैं, है ना। प्रस्तावना में इसलिए समाजवादी शब्द को नहीं जोड़ा गया था प्रारंभ में, क्योंकि संविधान के जो नीति निर्देशक तत्व है भाग 4 डीपीएसपी, उसमें समाजवादी मूल्य प्रतिबिंबित होते हैं। तो अलग से प्रस्तावना में समाजवाद जोड़ने की क्या मतलब? दूसरा, भारत एक लोकतांत्रिक राज्य है, भारत एक लोकतांत्रिक देश है, और लोकतंत्र की सफलता तभी संभव है जब आर्थिक समानता हो, है ना। लोकतंत्र को हम मजबूत करेंगे, अगर लोकतंत्र की मजबूती तभी संभव है जब आर्थिक समानता हो, और आर्थिक समानता तभी संभव है जब मौलिक अधिकार मजबूत हो, है ना। जैसे जैसे हमारे मौलिक अधिकार बढ़ते जाएंगे, वैसे वैसे लोकतंत्र मजबूत होता जाएगा।
मौलिक अधिकार में आपका तीसरा पॉइंट, मौलिक अधिकार में अनुच्छेद 15 और 16 में भेदभाव के निषेध पर बल दिया गया है। भेदभाव के निषेध पर बल देना ही क्या है? एक समाजवाद है। समाजवाद अप्रत्यक्ष रूप से मौलिक अधिकार में प्रतिबिंबित होते हैं, इसलिए प्रस्तावना में अलग से समाजवाद शब्द नहीं जोड़ा गया था। वास्तव में इस संशोधन द्वारा 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा समाजवादी शब्द को जोड़कर समाजवादी व्यवस्था को स्पष्ट रूप लाने के आदर्श से रखा गया। मतलब समाजवाद को स्पष्ट रूप देने के लिए आखिर 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा समाजवाद शब्द को क्यों जोड़ा गया, है ना? तो आपको सुना होगा, आगे में बताया था, जो हमारी जो प्रस्तावना है वो संविधान का मार्गदर्शक है। प्रस्तावना क्या है? संविधान का मार्गदर्शक है। केशवानंद भारती वाद में सुप्रीम कोर्ट ने प्रस्तावना को संविधान का मार्गदर्शक घोषित कर दिया था, है ना? क्यों मार्गदर्शक घोषित कर दिया था? ताकि संविधान का कोई पहलू अस्पष्ट हो तो सुप्रीम कोर्ट प्रस्तावना को रेफरेंस लेकर संविधान की क्या कर सके? व्याख्या कर सके। इसलिए स्पष्ट रूप देने के लिए, समाजवादी शब्द को स्पष्ट रूप, एक आदर्श के रूप में लाने के लिए प्रस्तावना में अलग से समाजवादी शब्द 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा जोड़ दिया गया। ठीक है दोस्तों, आगे की क्लास हम पंथ निरपेक्षता के बारे में हम कल डिस्कस करेंगे। आखिर क्या होता है पंथ निरपेक्ष, है ना? सेकुलरिज्म के बारे में, हम सेकुलरिज्म का कॉन्सेप्ट क्या है, कल अच्छे से बहुत डेप्थ में जाकर इसका हम स्टडी करेंगे। थैंक यू।